8 क्लास का अध्याय 5 कोयला एंड पेट्रोलियम। इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने कोयले के बारे में, कोलतार, कोयला, कोयले खाने, और पढ़ेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में हम जानेंगे पेट्रोलियम। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, हल्के स्वचालित, क्या कौन से वाहन है ये? हल्के स्वचालित मोटरसाइकिल, स्कूटर, कारों में होता है। भारी वाहनों जैसे है ना, भारी वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल का काम आता है। ठीक है, डीजल का उपयोग होता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते। ये जो ईंधन है, जो ये पेट्रोल डीजल क्या है? ये ईंधन है। क्या है? इन्हें ईंधन कहा जाता है। तो कोई भी मशीनें हैं पेट्रोल से चलती है, तो पेट्रोल को ईंधन कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, क्या है ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? अब पेट्रोलियम का उपयोग हमें दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन पेट्रोलियम के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि ये कैसे प्राप्त होता है और कैसे बनता है। तो हम आगे इसके बारे में समझेंगे। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। किससे हुआ है इस पेट्रोल का निर्माण? समुद्र में जो रहने वाले जीव हैं, है ना, मछली है, केचुए, मगरमच्छ, अनेक प्रकार की जीव छोटे पाए जाते हैं, उनसे हुआ है। जब ये जीव मृत्यु हुए, जब इसकी मृत्यु हो जाती है, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की सतहों द्वारा ढक गए। मिट्टी से ढक जाने के कारण लाखों वर्षों में, कितने वर्षों में? लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, वहां पे वायु की अनुपस्थिति होने के कारण तथा वायु की अनुपस्थिति, वायु का नहीं होने के कारण उच्च ताप, अधिक ताप होने के कारण, है ना, अधिक ताप होने के कारण और उच्च दाब, अधिक दाब लगने के कारण दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, तो इनके ऊपर मृत जीवों के ऊपर अधिक वायु की उपस्थिति नहीं होती है, वहां पे उच्च ताप होता है, अधिक तापमान होता है और अधिक दाब होने के कारण मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में दर्शाया गया है कि जैसे 5.4 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार। देखिए, आपको दर्शाया गया है इस चित्र में कि जलाशय, चट्टान, जल के ऊपर तेल के ऊपर गैस का अप्रवेशीय चट्टान, और ये किसके द्वारा निकल जाता है? पाइपों द्वारा, कुएं द्वारा। पहले गैस, सबसे ऊपर गैस पाइप प्राप्त होती है कुएं में, उसके बाद तेल प्राप्त होता है और फिर जल की उपस्थिति होती है। तो इसके बारे में हम आगे और पढ़ते जाएंगे। जैसे देखिए 5.4 में हमने भी देखा, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार को दर्शाया गया है, जो हम देख चुके हैं पिक्चर। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत से ऊपर होती है। देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है आपको समझना है। क्या होता है? पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत से ऊपर होती है। इस पिक्चर में जैसे दर्शाया गया है कि पेट्रोलियम तेल और गैस दोनों क्या है? जल से ऊपर होती है और इनके बीच में अलग अलग परत होती है ना। तो इस परत क्यों होती है, इसके पीछे हम कारण को जानेंगे। याद करिए कि तेल और गैस जल के हल्के होते हैं। क्यों होते हैं? ऊपर क्यों है? क्यों तेल और गैस क्या होते हैं? जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित भी नहीं होते। इस कारण ये क्या होता है? हमेशा उनके बीच परत के ऊपर, जल की परत के ऊपर ये पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि पहले विश्व का पहला तेल कुआं कहां पर खोला, कहां पे प्राप्त हुआ? तो पेंसिल्वेनिया एक नामक स्थान है अमेरिका में, जो 1859 में प्रवेदित ड्रिल प्रक्रिया, इंग्लिश में प्राविधिक, हिंदी में, और ड्रिल हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है, किया गया था। ठीक है ना। 8 वर्ष पहले बार उसको प्राविधिक किया गया, निकाला गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में भारत के असम राज्य में माकुम नामक स्थान पे, असम राज्य जो
जिस तरह से राजस्थान राज्य उसी में भारत का एक राज्य असम जो पूर्वी भारत में का राज्य है, जो माकुन नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात और बॉम्बे हाईवे जो बॉम्बे के किनारे पे पाया जाता है, समुद्र किनारे पर। और गोदावरी नदी तथा कृष्णा नदी के बेसिन, जहाँ जहाँ गोदावरी नदी बहती है और कृष्णा नदी बहती है, वहाँ पे ये तेल के कुएं तेल पाया गया है। ठीक है, तो भारत में किस स्थान पे? सर्वप्रथम तो असम में माकाकुआ नामक स्थान पर। और भारत में तेल के अन्य राज्य कौन कौन से हैं? असम, गुजरात, बॉम्बे हाईवे, गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन में, जहां जहां कृष्णा नदी और गोदावरी नदी बहती है उन बेसिन में पाया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पेट्रोलियम का परिष्करण। परिष्करण क्या होता है? पेट्रोलियम गहरे रंग का तेली द्रव्य। देखो पहले क्या है, पेट्रोलियम गहरे रंग का तेली द्रव्य रूप में पाया जाता है। इसकी गंध अप्रिय होती है, मतलब कि बहुत दुगंधदायक होती है, जो हमें अप्रिय होती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे अलग संघटकों से बनी होती है। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम में पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है और आपस में ये मिले हुए होते हैं पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। जो इस मशीन द्वारा 5.5 चित्र में दर्शाया गया है कि पेट्रोलियम परिष्करणी द्वारा क्या कहता है, इन सभी तत्वों को संघटकों को अलग अलग किया जाता है। इस पृथक करने की प्रक्रम को परिष्करण कहलाता है। यह क्या कहलाता है? ये सभी पेट्रोलियम परिष्करण की जो ये मशीन है, इसके द्वारा इसको घटकों को अलग अलग किया जाता है और प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। यह है पेट्रोल परिष्करणी, जिसमें पेट्रोलियम के संघटकों को परीक्षण किया जाता है। 5.5 में हम दर्शाएंगे कौन कौन से तत्व इसके अलग किए जाते हैं। ये 5 है ना, जैसे दर्शाया गया है ना, ये पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग सारणी। देखो हम इसके पेट्रोलियम में क्या क्या संघटक पाए जाते हैं और उसके उपयोग क्या क्या उपयोग हैं, उसकी सारणी 5.1 देखेंगे हम। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग। कम संख्या 1 में पेट्रोलियम के संघटक, द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसे कहा जाता है। इसका उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। घरों में खाना बनाने के रूप में और उद्योगों में, बड़े बड़े उद्योगों में इनको ईंधन के रूप में, जलाने के रूप में काम में लिया जाता है किसी भी उद्योग में। सेकेंड क्रम संख्या 2, पेट्रोल मोटरसाइकिल ईंधन है, शुष्क धुलाई के लिए किया जाता है। पेट्रोल ईंधन मतलब पेट्रोल मोटरसाइकिल चलाने के लिए काम आता है। शुष्क धुलाई जो ड्राई क्लीन कराते हैं हम कपड़ों के, उसमें कोई दाग लग जाता है तो इसके द्वारा, पेट्रोल के द्वारा इसको शुष्क धुलाई उसके द्वारा, पेट्रोल के द्वारा की जाती है, जिसमें पानी का उपयोग नहीं होता है। थर्ड है मिट्टी का तेल, स्टोव जो खाना बनाने के लिए घरों में किया जाता है। लैंप जो रोशनी करने के लिए काम में लेते हैं। जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में काम आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ, डीजल भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रैक्टर, ट्रकों है ना, अलग अलग ऐसी भारी मशीनों को चलाने में, रेल की इंजन चलाने में काम आता है। विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन है ना। आगे स्नेकल तेल, स्नेहन चलाने के काम आता है। पैराफिन मोम मरहम बनाने के लिए, दवा बनाने के लिए, मोमबत्ती जो रोशनी करने के लिए, और वेस्लिन का मतलब शरीर में सर्दियों में लगाने के लिए हम उपयोग लेते हैं, वो वेस्लिन बनाने का इसका उपयोग किया जाता है। बिटुमेन पेंट जो हम दीवारों पे करते हैं, दरवाजे खिड़कियों पे करते हैं, वो पेंट एवं सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस पेट्रोलियम में अनेक प्रकार के संघटक पाए जाते हैं, इनको पृथक किए जाते हैं, इनको अलग अलग किया जाता है और इनके अलग अलग उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि हमने बीच में समझा है। आगे चलते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जैसा कि अभी संघटकों में उनका उपयोग के बारे में समझा।
इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ जो प्राप्त किए जाते हैं उन्हें पेट्रोल रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक में काम आता है, किसी धोने वाले सामग्री में, साफ करने वाली सामग्री में उपयोग में लेते हैं। दूसरे रेशे के रूप में भी इसका उपयोग होता है। जैसे हमने पढ़ चुके हैं कि पॉलिस्टर, सिंथेटिक रेशों में है ना, पढ़ चुके हैं ना हम, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि के बारे में हमने आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसका पेट्रो रसायन का। दूसरा है पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैसों से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों जो खेतों में जो दिया जाता है ना, रसायन उर्वरकों जिसे यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है हाइड्रोजन गैस का उपयोग। ठीक है, आगे चलते हैं। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण, क्या रसायनों का बहुत अधिक है, व्यावसायिक महत्व है इसका, व्यवसाय में बहुत अधिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हुए प्राकृतिक गैस के बारे में समझेंगे। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। क्या है? प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ले जाने में पाइपों द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। संपीड़ित एक स्थान पे सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। इसका बिजली बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, उसमें खाना बनाने में या वाहनों चलाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जिससे क्या हुआ, धुआं प्रदूषण कम होता है। अब इसका उपयोग परिवहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी होता है। तो इसका सीएनजी का सबसे अधिक उपयोग क्यों होता है, इसका महत्व क्यों बढ़ गया है कि यह कम प्रदूषणकारी होता है, जो अभी हमारे वर्तमान में सबसे बड़ी प्रदूषण की समस्या के कारण ये उपयोगी है। एक स्वच्छ ईंधन है। स्वच्छ ईंधन का अर्थ ये कि बिना किसी हानि के ये अपना काम करता है। ठीक है, सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इससे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। ठीक है, और कहां कहां की जा रही है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। पाइपों द्वारा ऐसा जाल बड़ौदा, गुजरात में, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। इनका प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। जो हम भारत में कहाँ इसके विशाल भंडार है प्राकृतिक गैस के? हमारे देश में प्राकृतिक गैस के त्रिपुरा राज्य में, जो पूर्वी भारत का पूर्वी राज्य है, राजस्थान जो पश्चिमी राज्य है, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में इसके प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाए जा सकते हैं, है ना? तो आपके मन में एक सवाल उठना वाजिबी है कि इसको बनाया जा सकता है क्या जीवाश्म ईंधन को? तो यहाँ पे नहीं, इसका बनाना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इसके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। मतलब कि इनके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और जो प्रक्रिया होती है इसकी बनने की, है ना, प्रयोग जो मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक बनने की जो प्रक्रिया है वो लाखों वर्ष की भी होती है और अभी उसमें लंबे समय का अच्छे अलग वातावरण की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रयोगशाला में निर्माण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। कुछ प्राकृतिक संसाधन क्या है? सीमित है। किस प्रकार सीमित है इसके बारे में हम जानेंगे। आपने इस अध्याय में प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, है ना, गैस, ये सारी चीजें, तो वन, पौधे, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन एक समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। कोयला और पेट्रोलियम क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्षों का समय लगता है। दूसरा, और इसके ज्ञात भंडार जीवाश्म ईंधन जीवों से प्राप्त ईंधन है। ठीक है, वन, पौधों को, खनिज आदि पर समाप्त होने वाले हैं कि एक निश्चित समय पे इनका एक बार उपयोग करने के बाद ये क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं, पुनः इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये एक समय के बाद इनका भंडार
समाप्त हो जाएगा। प्राकृतिक जो तौर से जो हमें उपलब्ध होता है भूमि से, वो समाप्त हो जाएंगे और इसलिए इन्हें समाप्त होने वाला संसाधन कहा जाता है। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का मतलब ये जीवों के ईंधन, जीव से अश्म से बने हुए ईंधन है। तो अब ये एक निश्चित समय के इनको बनने में, फिर से बनने में लाखों वर्ष लगेगा। इसलिए क्या एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे और जब ये समाप्त होने के बाद फिर से इनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है, मृत्यु जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष की समय लगता है। दूसरा, इनके ज्ञात भंडार, जो हमें अभी तक जो भंडार प्राप्त हुए इनके कोयला और पेट्रोलियम के, उसमें क्या है कि वो एक 100 वर्षों तक चलने वाले हैं। कुछ 100 वर्ष और चलने वाले, मतलब 100 वर्ष अगर हम लगातार इनका इसी तरह उपयोग करते रहे तो 100 वर्षों में ये भंडार समाप्त हो जाएंगे या उसका समाप्त, इसमें ईंधन नहीं बचेगा। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलाना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अब देखिए, पेट्रोलियम और कोयला दोनों इतना प्रदूषण करते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं कि वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण ये ईंधन है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है। अब विश्व उष्णन का अर्थ है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ ये है कि जो इसके जो उष्णन, पृथ्वी का जो उष्णन गर्मी बढ़ती है, गर्मी से क्या होगा, बर्फ जो पर्वतों पे, ध्रुवों पे जो बर्फ है, चादर ढकी हुई है, वो बर्फ क्या होगा, पिघलेगी और उससे क्या होगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और इससे क्या होगा, द्वीपों की जो किनारे हैं, तट हैं, वो क्या होंगे, जलमग्न हो जाएंगे। जो नीचे जो बहुत कम ऊंचाई पर, समुद्र की ऊंचाई पर जो शहर है, देश है, वो क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। इससे क्या होगा, उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। इस तरह से प्राकृतिक सौंदर्य और हर प्रकार से वातावरण को नष्ट होने की संभावना है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम से पर्यावरण बेहतर बनेगा। इनका उपयोग कम करेंगे तो इसकी नितांत आवश्यक है, इसके परिणाम स्वरूप जब कम उपयोग करेंगे तो पर्यावरण बेहतर बनेगा। इससे क्या, पर्यावरण को कोई हानि नहीं होगी और विश्व उष्णन का कम खतरा हो रहेगा, जिससे क्या होगा, हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी और ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। जो 100 वर्ष में जो हम दोहन कर रहे हैं अधिक मात्रा में, तो 100 वर्ष में समाप्त होने की संभावना है, लेकिन हम सीमित उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, ये 100 वर्ष से भी अधिक समय तक बचे हुए रहेंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहेंगे। आगे चलते हैं। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है ना, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ये PCR है ना, जो एक संस्था है भारत सरकार की, लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। उनके गुर इस प्रकार, उनके तरीके हैं, गुर का मतलब तरीके हैं, जिनमें जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाना चाहिए। अधिक धीरे और अधिक तीव्र गति से इस गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए, समान गति से और मध्यम गति से चलाना चाहिए। ठीक है, यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो, गाड़ी का ईंधन बंद कर देना चाहिए। जहां आपको अनावश्यक उसको किसी का वेट करना है, कुछ समय के लिए रुकना है, तो उसको ईंधन को कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए। तीसरा है टायरों का दाब सही रखिए। टायरों का दाब सही रखने का अर्थ ये है कि जब गाड़ी जो वाहन है, उनके जो टायर है, उनके अंदर हवा बराबर होगी, समान मात्रा में होगी, तो उससे क्या होगा, गाड़ी में मशीन पर भार नहीं कम पड़ेगा और उससे क्या होगा कि उससे ईंधन की खपत कम होगी, जिससे क्या होगा, ईंधन बचेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें टायरों की दाब को सही ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करना। गाड़ी का नियमित रखरखाव का अर्थ ये है कि उसकी जो नियमित जो उसकी मेंटेनेंस जो करना होता है, साफ सर्विस करवानी होती है, उसको समय पे करते रहना चाहिए, जिससे क्या वो अच्छी प्रकार से ज़्यादा उसका ईंधन का खपत हो, कम हो, है ना, खपत क्या हो, कम होना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे आपको क्या ईंधन अधिक समय तक चल पाएगा। तो ये टॉपिक यही समाप्त होता है हमारा। थैंक यू। और आगे इसके ये प्रश्न उत्तर हैं, आपको ये करने हैं। प्रमुख शब्द, अब इनके अर्थ आपको लिखना। कोयला किसे कहते हैं, कोयला गैस क्या है, कोलतार क्या है, कोक किसे कहते हैं, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम परिष्करणी क्या है, इनके अर्थ लिखने हैं आपको शब्दार्थ में। आपने
क्या सीखा इसको आपको अभ्यास करना है, उसको नोटबुक में नोट करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये प्रश्न आपके जो दिए गए इस लेसन के अभ्यास प्रश्न, इनको आप एनसीजी और एलपीजी, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में प्रयोग करने का लाभ, क्या लाभ है ये लिखना है। नेक्स्ट सेकेंड तो प्रश्न क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। थर्ड है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयले किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान तथा खालिस्तान जीवाश्म ईंधन है, कौन कौन से जीवाश्म ईंधन है उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है ख, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, इसके बारे में लिखना है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण है ना, प्रदूषक ईंधन है कौन सा है वो लिखना है आपको। सबसे ज्यादा कम प्रदूषण कौन करता है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, सत्य है या असत्य इसके दर्शाना है आगे। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, सत्य है या असत्य इसके आपको बताना है। कोक कार्बन या लगभग शुद्ध रूप है, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, इसको सत्य है या असत्य इसको दर्शाना है। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, इसका बताना है आपको। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसको भी आपको दर्शाना है। ठीक है। आगे चलते हैं। मिट्टी का तेल या जो हम सामान्य भाषा में केरोसिन कहते हैं, ठीक है, वो समझाइए। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है ना, इनको समझाना है। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है इनके बारे में बताना है। कोक के अभिलक्षणों और उपयोग का वर्णन कीजिए, इनका वर्णन करना है। नेक्स्ट 8 है हमारा, पेट्रोल निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके अपने नोटबुक में करने हैं और इनका अभ्यास करते रहना है। थैंक यू।